हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं 2004 के टीजीटी पेपर के बारे में और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो में 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और आगे आज हम इस पूरे ही 2004 के पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें आपको एक भी न्यूट्रिशन का क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि न्यूट्रिशन का पार्ट हम लोग पहले ही सारे पेपर्स का डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आपको वीडियो क्वेश्चन देखते ही उसको रीड करके पॉज करके और आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं बताया है और आपको आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर नहीं आता है तो आप वहां पर उस क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे, जिससे कि आपको जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाएंगे और बाकी लोगों को जिनको आंसर्स नहीं आते होंगे वो आपके कमेंट से उस आंसर को चेक कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 41 से। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या बुढ़ापे में? यानी कि वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चा इमिटेशन के थ्रू अपने फैमिली से सारी चीजों को सीखता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शैशवावस्था में। यानी कि न्यू बॉर्न जो बेबी होता है वो मोस्टली बातें अपने फैमिली मेंबर से, क्योंकि वही उसके सराउंडिंग्स में होते हैं और वो सबसे ज्यादा टाइम उन्हीं के साथ में स्पेंड करता है और इनिशियल उसका लर्निंग टाइम होता है जिसमें इमिटेशन मेथड के थ्रू वो फैमिली के बिहेवियर को, उनके काम करने के तरीकों को, इन चीजों को रिपीट करता है, समझता है और सीखता है। अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो बच्चे में इस एज में यानी कि शैशवावस्था में भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ये सारे संवेग देखने को मिलते हैं और बाकी चीजें वो अपने एनवायरनमेंट से सीख लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। बच्चों के स्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? तो स्थायी दांतों की संख्या, पहले तो अस्थायी दांतों की कितनी संख्या होती है ये आपसे पूछा गया था। अभी आपसे पूछा गया है कि स्थायी जो दांत होते हैं, परमानेंट टीथ या फिर कहें एडल्ट टीथ जो होते हैं वो कब निकलना स्टार्ट होते हैं? तो इसका सही आंसर है 4 वर्ष की उम्र से, लेकिन ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। 4 से 6 साल की उम्र में ये जो आपके स्थायी दांत होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयुकाल कहलाता है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था, यानी कि एडोलेसेंट स्टेज जो है वो आपकी 12 साल से लेकर 18 साल की आयु मानी जाती है। ये जो आपका एज वाला क्लासिफिकेशन है वो आप हरलॉक के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। उन्होंने हर स्टेज को अर्ली, मिडिल और लेट में भी डिवाइड किया है, जिससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और भी अच्छी तरीके से समझ में आते हैं और ब्रॉड क्लासिफिकेशन से हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक को, एक एक डेवलपमेंटल टास्क को अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हरलॉक की बुक खरीद सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ना है तो आप ओपी धामा पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। और बाकी तो आपको जहां से जो कंटेंट मिले आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। यस, इट इज अ क्वेश्चन नंबर 44। विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। पारिवारिक स्तर, उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में, रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र में, बाल शिक्षा एवं स्त्री की शिक्षा के क्षेत्र में, उपयुक्त में से सभी। यानी कि यहाँ पर इतना इजी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको पता है कि जो होम साइंस है वो किस किस एरिया में डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत ही इजी आंसर है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया नियम बना। कब बना था हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम? ये बना था 1980 में, 1990 में, 1976 में, 1961 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1990 में, यानी कि 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम बना था। भारतीय संसद द्वारा
1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में यानी कि 1992 में जनवरी में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपयोग को लागू करती है। आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। तो आपको जयंती पटनायक जी का भी नाम याद रखना है कि इस आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। तो आपको ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है नेक्स्ट पेपर में। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियां तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति दोनों सदुपयोग हो? तो प्रस्तावना में है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, मौलिक अधिकार में है, या फिर आपातकालीन शक्ति में है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि एक जर्नल क्वेश्चन है जो कि आपके, क्योंकि इसमें महिलाओं की बात हो रही है, स्त्रियों की और बच्चों की बात हो रही है, तो ये होम साइंस से कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो गया। अब इस तरीके के क्वेश्चन का क्या किया जाए, तो ऐसी चीजों को हम अपने लॉजिकल जो हम चीजों को पढ़ते हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, तो उनसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको ऐड किया गया है, फिर इसके बारे में डिस्कस की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन सिर्फ सिलेबस का ही नहीं आता है, बल्कि होम साइंस से रिलेटेड, उस सिलेबस से रिलेटेड जितना भी कहीं भी कोई भी कनेक्शन होगा वो क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है, अपना माइंड ओपन रखना है, जहां से जो मिले वो पढ़ लेना है। ये नहीं है कि हम तो तैयारी कर चुके, अब हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, या फिर अब हम तैयारी सीधे तब करेंगे जब हमारा पेपर आ जाएगा। तो स्लो स्लो लर्निंग अपनी स्टार्ट रखिए, उसको रोकिए नहीं। क्वेश्चन है भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ? देखिए ये चीज तो हमने भी रिसेंटली ही पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपने होम साइंस की सारी ही हिस्ट्री के बारे में देखा था। तो इसमें ऑप्शन है 1948 ईस्वी में। आगरा में नहीं, आगरा में नहीं था। अगर आपको सारी हिस्ट्री याद होगी, हम लोगों ने सारा पढ़ा था, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली आंसर याद आ जाएगा। मद्रास है, कलकत्ता है, पटना है। तो इन तीनों में से सही आंसर क्या होगा? आंसर सही है 1948 में मद्रास में सर्वप्रथम स्कूल में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ था। इसका कारण सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने अधिवास मद्रास में बनाया था। उन्होंने अपना अधिवास, पहला अधिवास जो था वो मद्रास में बनाया था, और क्योंकि पहले से ही फॉरेन कंट्रीज में इसको होम इकोनॉमिक्स के नाम से पढ़ाया जाता था, तो उन्होंने इसलिए वहां पर इसको स्टैब्लिश किया। काफी समय तक यह वहां के आसपास के व्यापार के लिए और बाद में देश के अन्य क्षेत्रों में गए। मतलब ये जो अंग्रेज थे वो पहले वहां पर ही व्यापार करते रहे, तो वहां पर उसको स्टैब्लिश कर दिया, उसके बाद बाकी क्षेत्रों में गए तो ये चीजें और भी डेवलप होने लगी। तो आंसर करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विधि के रूप में सम्मिलित किया गया? महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ में, या फिर महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में, राजकीय न्याय उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना बिहार में, राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, अगर आपको याद हो तो हमारे बड़ौदा के जो बड़ौदा के जो मुख्यमंत्री थे, उनकी बेटी पढ़ने गई थी फॉरेन, उन्होंने आके स्टैब्लिश किया था। तो उसका यही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपका सही आंसर है। इनके थ्रू बड़ौदा के, सॉरी मुख्यमंत्री नहीं, बड़ौदा के प्रधानमंत्री की पुत्री हंसा मेहता जो गई थी 1992 में, इस क्षेत्र में उन्होंने काफी कार्य किया और उन्होंने ही इसको शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित भी किया। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? ये भी हमने हिस्ट्री में देखा था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आपको इसका आंसर अच्छे से याद होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। वह प्रथम भारतीय पुरुष जिन्होंने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय में डीन के पद पर कार्य किया था।
तो आपको इसका सही आंसर बताना है। हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर और साथ में ही आपके इस वाले क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, दोनों का ही सेम आंसर होगा। और वो आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें आपसे पूछा है व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोग चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचना उद्देश्य है। औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक का, औपचारिक अनौपचारिक दोनों का, उपयुक्त किसी के नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं का, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही एजुकेशन के थ्रू हम इन सारे ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, गृह विज्ञान का अर्थ है। क्या है गृह विज्ञान का अर्थ? बहुत ही सीधा सा सिंपल सा आपका आंसर है और डायरेक्ट आंसर है, अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला गृह विज्ञान कहलाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही क्या कहलाता है? प्रतिपादन है, लक्ष्य है, संचार है, कुछ भी नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। संचार में कम्युनिकेशन होता है दो लोगों का, तो ये आंसर नहीं होगा। लक्ष्य, किसी भी वस्तु की कार्य प्रणाली लक्ष्य नहीं होती है ये तो, बल्कि हमारी एक लाइफ का जो लक्ष्य होता है, मतलब हमें कोई चीज अचीव करनी है, वो है। फिर उसके बाद बचता है आपका प्रतिपादन या फिर कुछ भी नहीं। तो आपको सही आंसर बताना है इन दोनों में से कि क्या होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी भी जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है, वो क्या है? ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें हमने पढ़ा था संचार के बहुत सारे माध्यम पढ़े थे, बहुत सारे कम्युनिकेशन मेथड्स पढ़े थे, जिसमें आपने ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स देखे थे। तो उन्हीं में से आपको सही आंसर बताना है। प्रदर्शनी आयोजन, सभा सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग कोई भी नहीं। तो इसका सही क्या आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, उसका सही आंसर है प्रदर्शनी का आयोजन। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। यह उक्ति है, किसके द्वारा यह उक्ति कही गई है? तो इसका सही आंसर है कीन्स के थ्रू ये लाइन कही गई है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्था के अंतर्गत कार्य कर रही है? जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, डाकघर, राष्ट्रीय बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। इसमें पूछा गया है बैंक के खातों के प्रकार। तो बैंक के खातों के प्रकार कौन कौन से हैं? बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता, इनमें से सभी। देखिए ये भी हम टॉपिक को अपने प्रीवियस वीडियोस में कंटेंट में पढ़ चुके हैं थ्योरी में। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये सारे ही प्रकार आपके बैंक के खातों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होते हैं। हमने सारे ही अपने जो स्टैंडर्डाइज्ड मार्क है उनको पढ़ा हुआ है। तो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा मार्क आपका इन सभी चीजों के ऊपर अप्लाई होता है। एग मार्क होता है, ISI होता है, FPO होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उनका प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसकी उक्ति है? तो ये लाइन किसके थ्रू कही गई है? डी ओडस थॉमस के थ्रू, एस्थर फ्रिचुबेटन के थ्रू, CS वेस्टोन के थ्रू, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डी ओटसन थॉमस के थ्रू। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। समानुपातिक प्रभाव के नियम हैं। केवल रेखा का प्रभाव, केवल दूरी का प्रभाव, रेखा दूरी तथा माप का प्रभाव, इनमें से
कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समानुपातिक मतलब जिस चीज में सही अनुपात आए, हर चीज का एक अनुपात हो। जैसे कि हम कोई डिजाइन बनाते हैं या फिर एक रूम बनाते हैं या फिर अपने घर का नक्शा बनाते हैं या कोई भी एक्स वाई चीज जेड चीज, जैसे कि आप कोई फैब्रिक को डिजाइन करते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, तो उसमें समानुपात का प्रभाव देखने का आवश्यकता होती है। मतलब हर चीज बैलेंस्ड हो, उसमें एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, उस वहां पर उसमें हर चीज मतलब कोई भी अगर चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल बैलेंस हो, वो अच्छी तरीके से अप्लाई हो। तो उसमें किन चीजों को ध्यान रखा जाता है? तो उनमें रखा जाता है रेखा, दूरी और माप के प्रभाव। ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 61 के बारे में। गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण यानी कि विरंजक चूर्ण का प्रयोग अच्छा होता है, श्रेयस्कर होता है, खराब होता है, कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रेयस्कर होता है। मतलब इट्स गुड टू यूज जब आप विरंजक चूर्ण या फिर डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको बाल्यावस्था कहते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 363 के बारे में। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे पूछा गया है। इसका सही आंसर है किशोरावस्था में, जिसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। जो स्त्री और पुरुष दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। दोनों में ही आपकी जो, इसे हम शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहते हैं कभी कभी, क्योंकि इसमें आपके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि आपकी ब्रेस्ट का विकास होना, आपकी दाढ़ी मूंछों का आना, आपके जो प्यूबिक हेयर्स हैं उनका डेवलपमेंट। तो ये सारी ही चीजें आपकी जो, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी में नई नई चीजों का विकास हो रहा होता है, तो बाल्यावस्था में वो आपका बहुत स्लो या फिर ना के बराबर हो जाता है और किशोरावस्था में वापस से शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कभी कभी कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 64। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? हम ये क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं अपनी थ्योरी में। तो इसका सही आंसर है 1/4। 1/4 आपकी शिशु के सर की लंबाई होती है, जितनी आपके पूरे शरीर की होती है उसके कंपैरिजन में। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। शिशु पालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रबंधन होता है विभिन्न साधनों या फिर संस्थाओं से, आंकड़ों एवं आहारों से, साधनों एवं आंकड़ों से, किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है फर्स्ट, विभिन्न साधनों या संस्थाओं से। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है, जाति, भाषा, खेल, कोई भी नहीं। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। हमारे जो सामाजिक स्तरीकरण है, इसमें क्या है? इसमें हर वर्ग, हर हमारे समाज को कुछ वर्गों में विभाजित किया गया है जो कि जाति के आधार पर हैं। तो यही आपका सही आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा है शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गानों के साथ, भाषा के साथ या फिर लड़ाई के साथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रार्थना गीत के साथ। देखिए आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा जब इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए लड़ाई झगड़े से होगा नहीं, फिल्मी गाने से होगा नहीं, भाषण के साथ होगा नहीं, तो बचा आपका सबसे पॉजिटिव आंसर प्रार्थना गीत के साथ में। फिर है क्वेश्चन नंबर 68, जहां पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं, उसे कहते हैं। वो आपकी ज्वाइंट फैमिली होती है, कम्युनिटी फैमिली होती है, या फिर आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती है, आपकी सोसाइटी होती है, क्या होता है वो? बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है आपका व्यक्तिगत परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली होती है, जहां पर केवल 2 पीढ़ी होती है, यानी कि एक तो माता पिता और उनके बच्चे। जहां पर 3 पीढ़ी होती हैं वो आपका संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, वह किसका कथन है? संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का
अवसर कम प्राप्त होता है। ये किसने कहा है कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हो पाता है। तो ये कहना है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जी का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। परिधान के नमूनों, ये टेक्सटाइल आ गया अब आपका। परिधान के नमूनों की रचना में रेखा, आकार, रंग, बनावट आदि की व्यवस्था करने के लिए भी कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है, कटाई के सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है, ढाके के सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए या फिर लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। तो इनमें से किस चीज का आपको हेल्प लेनी पड़ती है, बताइए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। इसमें बेसिकली आपको कोई भी चीज जब आप बनाते हैं तो आपको कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना होता है और वही लेना चाहिए जिससे आपका जो मोटिव बनता है, जो भी आप आर्टिकल बना रहे हैं, वो बैलेंस्ड और अच्छा बनता है, आई कैचिंग बनता है। फिर उसको हम बात करते हैं क्वेश्चन 71 के बारे में। सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं के विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं, वो कहलाते हैं भूमिगत विन्यास वाले, प्राकृतिक विन्यास वाले, भोजपुरी विन्यास या फिर मगही विन्यास वाले। तो इसका सही आंसर क्या है? भूमिगत विन्यास वाले। ये जो आपके नमूने होते हैं वो आपके बेसिक या फिर बैकग्राउंड वाले आपके नमूने होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 72 के बारे में। परिधान का रंग रूप और आकार खिलता है उचित तथा अच्छे अनुपात से, उचित तथा अच्छी लय से, अच्छे अनुरूप से, किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, उचित तथा अच्छे अनुपात से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 73 के बारे में। किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा विकिरण का प्रयोग करना चाहिए? संतुलन, लय, समानुपात या फिर अनुरूपता। ये सारी चीजें हम होम मैनेजमेंट में जब हमने ये सब पढ़ा था तब हमने इन चीजों के बारे में डिस्कस किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लय। लय उत्पन्न करने के लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति, अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा आपका विकिरण का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे जो कला है उसका इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है और ये पूरे एक आर्टिकल में एक सामंजस्य बिठाता है और एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को डेवलप करता है। उसके बाद हम बात करते हैं 74 क्वेश्चन के बारे में। किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपने पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? संतुलन तथा लय, समानुपात, अनुरूपता, इन सभी पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगेन वही चीज, वही बात कही गई इन्होंने। तो जब भी हम किसी भी फैब्रिक को जज करते हैं तो वो इन सभी के बेसिस पर करते हैं कि उसका बैलेंस कैसा है, उसमें रिदम कैसी है, उसमें अनुरूपता कैसी है, समानुपात कैसा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 75 के बारे में। चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, रेशमी वस्त्रों की या फिर ऊनी वस्त्रों की? तो इसका सही आंसर है भारी वस्त्रों की, मतलब ड्राई क्लीनिंग। चूषण विधि होती है आपकी ड्राई क्लीनिंग, इसके थ्रू आपके वस्त्रों की धुलाई की जाती है। आई एम नॉट श्योर, चूषण विधि मुझे जहां तक लगता है ड्राई क्लीनिंग ही है। इफ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 76 के बारे में। कपड़े की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है? गृहस्वामी के, बच्चों के, गृहिणी के या फिर दर्जी के? इसका सही आंसर है गृहिणी के, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं होम साइंस और होम साइंस कहीं ना कहीं जो अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे, प्रीवियस कंटेंट देखेंगे तो उसमें इन सारी चीजों के लिए गृहिणी को ही जिम्मेदार बताया जाता था। तो उस टाइम पर सही आंसर आपका गृहिणी लगाया गया था। फिर उसका 77 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण एवं तत्क्षण मरम्मत, दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। बहुत ही इजी और डायरेक्ट आंसर है। ये सारी चीजें मतलब आपका अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना ये आपका आवश्यक नहीं है, इससे फैब्रिक खराब हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 78 के बारे में। प्राकृतिक तंतु है, इनमें से नेचुरल फाइबर कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लेवो चार्ट के थ्रू या फिर क्लासिफिकेशन कहें उसके थ्रू आपको अच्छे से बता चुकी हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79। नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है फफूंदी, कीड़े, खमीर, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत इजी है, आई नो आप सभी को पता होगा कि जब हम किसी भी कपड़े को थोड़ा नमी वाला रख देते हैं तो उस पर फफूंदी लग जाती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में, जिसमें पूछा गया है जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की। जहां तक मुझे याद है मैंने ये टॉपिक भी आपको वीडियो में शेयर कर दिया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 प्रकार की। फिर है क्वेश्चन नंबर 81। अगर मैंने ये टॉपिक नहीं कराया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो मैं आपको ये टॉपिक पर भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? वनस्पति धब्बे में, प्राणीज धब्बों में, वसा युक्त धब्बों में, या फिर खनिज युक्त धब्बों में? तो जो चाय के जो धब्बे हैं वो वनस्पति धब्बों में आती है, क्योंकि चाय की जो पत्तियां होती हैं वो वनस्पति यानी कि आपके पेड़ पौधों से ही तो रिलेटेड होती हैं, तो ये किस वर्ग में आएंगे? वनस्पति धब्बों में। फिर है हमारा क्वेश्चन 82, जिसमें पूछा गया है प्राणिज रेशा है नारियल, रेशम, लिलिन या फिर सन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और क्योंकि पूछा गया है कि एनिमल सोर्स फाइबर कौन सा है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 83, विनाइल्डोल क्लोराइड से बनता है कौन सा फैब्रिक? विनाइल्डोल क्लोराइड से बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम अपने कंटेंट में तैयार कर चुके हैं जब हमने सारे ही फैब्रिक पढ़े थे, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए और आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिसे नहीं पता है वो बेझिझक क्वेश्चन डालकर उसका सही आंसर पूछ सकते हैं। मैं 100% ट्राई करूंगी कि मैं आपको आपका सही आंसर दे सकूं। फिर है क्वेश्चन नंबर 84, रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी गलत है? इसमें आपसे पूछा गया है कौन सी गलत है, तो आपको सही आंसर बताना है। सबसे पहले उच्च तनाव सामर्थ्य तथा अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। देखिए आपको बेशक ये चीज समझ में नहीं आए, पर आपको इतना पता चल गया कि वस्त्र हल्के बनते हैं। हाँ जी, रेशम के वस्त्र हल्के बनते हैं, तो ये तो सही है आपका। हम इसको आंसर नहीं बता सकते। इसकी विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। देखिए हम ये चीज नहीं कह सकते क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। हमें ये पता है कि इसकी एब्जॉर्बेंसी अच्छी होती है और ये पहनने में आरामदायक होता है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 अथवा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। ये हमें पता है कि हमें सिल्क की ड्राई क्लीनिंग करनी होती है और इसकी ब्लीच, इस पर ब्लीच, इन ब्लीचेस का यूज होता है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर आपका क्या बचा? ऑप्शन नंबर 2। तो इसका सही आंसर होगा, इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। देखिए हमको जब आंसर नहीं आता है तो हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करके अपने सही आंसर को ले सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है? हल्का दाब डालकर, चूषण विधि, मशीन द्वारा, या फिर पटक कर? इसका सही आंसर है पटक कर, यानी कि कपड़े को पटक पटक कर नहीं धोना चाहिए, इससे वो खराब हो जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 86, चिकनाई अवशोषण विधि में प्रयुक्त नहीं होता है? फ्रेंच चौक तथा मुल्तानी मिट्टी, पाउडर, मैग्नीशियम, पेट्रोल, या मूंग का आटा? देखिए बहुत डायरेक्ट और इजी सा आंसर है। इसका सही आंसर है पेट्रोल को यूज नहीं करना चाहिए चिकनाई अवशोषण के लिए, क्योंकि पेट्रोल अपने आप में एक चिकनाई जैसा पदार्थ होता है जो कि उसको और ज्यादा खराब कर सकता है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? जीवन शैली से मेल खाती हुई, विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र, शोकावस्था में मूल्यवान एवं सुंदर, बिना आस्तीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक? देखिए ये अपनी चॉइस है, व्यक्ति कैसे भी यूज कर सकता है। शोकावस्था में मूल्यवान सुंदर वस्त्र नहीं पहने जाते हैं, विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र भी नहीं पहने जाते हैं, तो सही आंसर होगा जीवन शैली से मेल खाती हुई होनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 87। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 88 के बारे में। इसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है। भाषा में, परिवार में, खेल में, किसी में नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका सही आंसर मैं भी आपको बता देती हूँ, खेल में सहयोग भी चाहिए, त्याग भी चाहिए, अनुकूलता भी चाहिए और प्रतिस्पर्धा भी चाहिए होती है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 89, अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने की आवश्यक गुण एवं क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण कौन भूमिका निभाता है?
घर, स्कूल, वन, कोई नहीं। देखिए वन आंसर नहीं होगा, कोई नहीं ऑप्शन होगा नहीं, तो सही आंसर है आपका स्कूल। स्कूल में हम अपने एक अच्छा नागरिक बनने की भूमिका सीखते हैं और उसको निभाने के गुणों को भी सीखते हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। परिवार की सफलता की कुंजी है सफल दाम्पत्य समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं साथ में बता देती हूँ। क्वेश्चन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सफल दाम्पत्य समायोजन। इसके थ्रू आप परिवार की सफलता की कुंजी को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो है हमारा आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। क्या लाभ होते हैं आर्थिक दृष्टि से? इसमें ऑप्शन है मितव्ययता और भूमि विखंडन से बचाव, श्रम विभाजन एवं उत्पादन की सुविधा, संपत्ति का सामाजिक वितरण, उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि आपका सही आंसर क्या था। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 92 के बारे में। संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ हैं। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिले हैं आपको? सामाजिक सुरक्षा एवं परमार्थ का भाव, जी ऐसा होता है। सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, ऐसा भी होता है। बच्चों की उन्नति, पालन पोषण एवं मनोरंजन के साधन भी ज्यादा होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलस्य, व्यक्तियों की वृद्धि, निर्धनता, सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास, द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव, इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके संयुक्त परिवार के दोषों में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 94 के बारे में। कला के मूलभूत सिद्धांत हैं अनुपात, अनुरूपता, लय, संतुलन, संबल तथा व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें आपसे पूछा गया है किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो होता है उसके परिधान से, उसके बात विचार से, उसके रंग से, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? उसके परिधान से। हम किसी भी व्यक्ति को उसकी ड्रेसिंग स्टाइल से जज करते हैं कि व्यक्ति कैसा है, शालीन है, ज्यादा मतलब इंसान ज्यादा ही बोलचाल वाला है, या फिर जैसे बोल्ड कलर्स पहन रहा है, डल कलर्स पहन रहा है, या फिर बोल्ड डिजाइन के कपड़े पहन रहे हैं, तो इनसे हमें व्यक्तित्व का थोड़ा अंदाजा हो जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 96। संतुलन के परिधान में आता है आरामदायक भाव, तंगी भाव, दिखावा और कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर है नंबर 1। संतुलन के परिधान में हम विश्रामदायक भाव को ज्यादा फोकस करते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 97 के बारे में। एक तंतुक रेशा है, इनमें से आपका मोनोमर कौन सा है? आप सही आंसर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नायलॉन है, रेशम है, कपास है, या फिर पॉलिएस्टर है। देखिए एक तंतुक रेशा हमारा रेशम होता है जो कि कीड़ा बनाता है, और कीड़ा एक बार में एक धागे को डेवलप कर देता है, तो ये हमारा एक तंतुक रेशा कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। प्लेकेट कहलाते हैं सिलाई, जोड़, तुरपन, बटन की पट्टी। तो इसका सही आंसर क्या है? बटन की पट्टी को हम प्लेकेट्स कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99। कौन से मानवकृत रेशे नहीं हैं? इनमें से मानवकृत रेशे यानी कि मैनमेड फाइबर्स कौन से नहीं हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कंटेंट में पढ़ चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 100। रेशम है प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और बताएंगे कि रेशम का विकास किस देश से हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 101। अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलयन
जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है। कौन ड्राई क्लीनिंग के लिए कौन सा आपका केमिकल यूज होता है, वो है आपका पेट्रोल। पेट्रोल आपका यूज होता है जो कि आपके फैब्रिक को क्लीन करने के लिए यूजफुल होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 यानी कि 102 के बारे में। डाइटिशियन पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करती है गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रक की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रण डिप्लोमा की छात्राएं या फिर भौतिकी की स्नातक छात्राएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आप होम साइंस पढ़ रहे हो और होम साइंस के ही ये सारे पार्ट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 103, महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, सन 1928 में दिल्ली में हुई थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में। व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है, व्यक्तिगत रूप से मिलकर, व्यक्तिगत पत्र लिखकर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है व्यक्तिगत प्रणाली में आप व्यक्तिगत रूप से मिल भी सकते हैं और पत्र भी लिख सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के बारे में, जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और 2004 का पेपर इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन है, एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना है, लक्ष्य, संचार, मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संचार यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी के दृष्टिकोण में, उसकी पद्धति में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कंटेंट के साथ में आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, सो दैट आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, उसके साथ में अपने प्रैक्टिस सेट्स को भी करें, ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे और आप अपने जो पाथ है, अपने पाथ से, अपने लक्ष्य से, इन सभी से हटे नहीं और अपने गोल को अल्टीमेटली अचीव कर पाएं। तो इस तरीके से यहाँ हमने 2004 का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।